हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का राघवेंद्र सर के इस सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सीबीएसई के वो एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किए हैं। तो ये आप एक नया सैंपल पेपर मान सकते हो। जी हाँ, सैंपल पेपर तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, लेकिन बच्चों की क्वेश्चन प्रैक्टिस को और बढ़ाने के लिए सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पर और ज्यादा क्वेश्चन अपलोड किया इन द फॉर्म ऑफ सैंपल पेपर। और ये उन्हीं सैंपल पेपर के क्वेश्चन का मैं सलूशन लेकर आया हूं। तो आज के सेशन में जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उनका मैं सलूशन दूंगा। एक और वीडियो आएगा जिसमें फिजिक्स के जितने भी एडिशनल क्वेश्चन है उसका सलूशन देने वाला हूं। ठीक है, तो इसी तरह आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो भी कवर हो जाएगा। तो आइए इन एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह बहुत जरूरी है कि वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूं, हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूं। तो अगर मैं आपको चैंपियंस बोल रहा हूं वो इसलिए कि आपके हालात कुछ भी है, आप हालात से घबराओगे नहीं, हालात में फंसोगे नहीं और आप विक्टोरियस एमर्ज होगे अपने बोर्ड एग्जाम में। आपकी जीत पक्की है, भरोसा अपने पे रखिए, मेहनत करते जाइए। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर जो एडिशनल क्वेश्चन डाला है सीबीएसई ने, उनमें जो केमिस्ट्री का है उसके सॉल्यूशन को जरा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन 2022-23, यानी ये वो एडिशनल क्वेश्चन है। फॉर्मेट वही है, क्वेश्चन पैटर्न वही है जो सैंपल पेपर का है, जो बोर्ड एग्जाम का है। सेक्शन ए बी सी डी ई, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है और सेक्शन बी से लेकर सी डी आपके सब्जेक्टिव है और सेक्शन ई जो है वो केस बेस्ड है। तो आज के सेशन में हम पहले केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके क्वेश्चन है, लेकिन इस सेशन में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा सेक्शन ए से। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क के हैं। तो मैं पहला स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ सोप सोल्यूशन। हल्दी, टर्मरिक इंडिकेटर है, तो अगर हम उसमें सोप सोल्यूशन ऐड कर देते हैं तो उसका जो कलर है येलो वो चेंज हो जाता है रेड में। ठीक, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ सोप सोल्यूशन। व्हेन सब्सटेंस P is added to turmeric there is no change in color। जब हम टर्मरिक में P सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो जो कलर है वो येलो का येलो ही रहता है, चेंज नहीं होता। जो क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट सब्सटेंस P। तो बच्चों क्वेश्चन पे यहां ध्यान लगाना है, डेफिनेटली ट्रू बोला है। क्या चीज पक्की है P के बारे में, क्या चीज कंफर्म है। अच्छा, अब देखो, तो हल्दी की बात करें, हल्दी की बात करें तो हल्दी का जो येलो कलर है वो बेस के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन हल्दी का येलो कलर अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है या किसी न्यूट्रल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो वो येलो ही रहता है। क्लियर? अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हमने हल्दी में P सब्सटेंस डाला तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो डेफिनेटली वो क्या होगा? तो वो एसिड हो सकता है, वो न्यूट्रल कोई सब्सटेंस हो सकता है, वो कोई एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि वो बेस नहीं होगा। इस बात से आप लोग एग्री करते हो? क्योंकि अगर वो बेस होता तो वो येलो कलर का चेंज, कलर जो है टर्मरिक का येलो कलर उसका चेंज हो जाता। तो एक चीज कंफर्म है कि वो बेस नहीं होगा। तो डेफिनेटली ट्रू किसे कहेंगे? सी ऑप्शन को, कि P इज नॉट ए बेस। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, क्योंकि अगर कलर चेंज नहीं हुआ है तो वो एसिड भी हो सकता है, वो न्यूट्रल सब्सटेंस भी हो सकता है। अब हमको ये कंफर्म नहीं पता, क्योंकि एसिड के कांटेक्ट में भी कलर चेंज नहीं होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस के कांटेक्ट में भी टर्मरिक का येलो कलर चेंज नहीं होता है। तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि वो एसिड है, न्यूट्रल है ना वो एसिड है कि न्यूट्रल है, नहीं पता। लेकिन ये चीज पता है कि वो बेस तो नहीं है, क्योंकि बेस होता तो कलर चेंज हो जाता।
तो डेफिनेटली ट्रू तो आपका सी होगा, ठीक है, सी ऑप्शन होगा, पी इज नॉट ए बेस। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और वही चीज यहां दिखाया गया है। एसिड डालोगे तो टर्मरिक का येलो का कलर येलो ही रहेगा, न्यूट्रल सब्सटेंस डालोगे तो येलो ही रहेगा, एसिड डालोगे न्यूट्रल डालोगे येलो रहेगा, लेकिन बेस के कांटेक्ट में वो रेडिश ब्राउन का हो जाएगा। तो टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो अपने कलर चेंज करके बता रहा है कि वो बेस है ना, सब्सटेंस, और कलर चेंज नहीं हुआ तो सब्सटेंस एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट हैपेंस एट द एनोड। तो याद कीजिए मेटल का एक्सट्रैक्शन और उसका तीसरा स्टेप कि मेटल्स की रिफाइनिंग के बाद भी अभी लगता है कि मेटल्स अगर प्योर नहीं है तो उन्हें और रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइनिंग के लिए ही हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जहां जो एनोड है वो इम्प्योर मेटल का बना देते हैं और कैथोड प्योर मेटल का बनाते हैं। तो यहाँ एनोड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट हैपेंस एट द एनोड। और मैंने बार बार कहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का डायग्राम जरूर पढ़ के जाना, अगर आपको डायग्राम दिमाग में आ रहा है तो आप ये आंसर आसानी से दे सकते हो। याद करो वो डायग्राम, ये एनोड है, एनोड इम्प्योर मेटल का बनाते हैं और कैथोड प्योर मेटल का बनाते हैं। अब कैथोड और एनोड पे हो क्या रहा है, तो एनोड पे जो आपका, अगर एनोड पे बात करें तो एनोड पे जो कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है ना, इम्प्योर मेटल। अब कौन से मेटल की बात कर रहे हैं, कॉपर की, तो इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो कौन लूज कर रहा है, कॉपर। तो कॉपर अभी क्या है, न्यूट्रल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉपर +2 में। और यही कॉपर इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूशन से होते हुए कहां जाएगा, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे यही कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर +2 किस में बदल जाएगा, प्योर कॉपर में, है ना। तो एनोड पे पूछा था, तो एनोड पे क्या हो रहा है, न्यूट्रल कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और अगर ये पूछता कि कैथोड पे क्या हो रहा है, तो जो चार्ज कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो हमसे एनोड पे पूछा था, तो एनोड पे क्या हो रहा है, न्यूट्रल कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सॉरी सी नहीं, ठीक है, न्यूट्रल कॉपर बोला ना मैंने, तो यहाँ कॉपर आयन है इसीलिए गलत होगा, न्यूट्रल कॉपर। तो न्यूट्रल कॉपर बी और डी में दिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है, लूज कर रहा है, तो गेन वाला होगा नहीं, तो आपका डी ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गई, गलती से मैंने सी टिक कर दिया था, मैंने आपको बताया यहाँ कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कौन, न्यूट्रल कॉपर, तो ये एनोड पे हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा कर पूछ सकता है आपसे कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे आप लिखोगे कि जो कॉपर आयंस हैं, कैथोड पे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो कैथोड के लिए ये स्टेटमेंट सही है कि कॉपर आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल कॉपर। बात समझ में आया, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये डायग्राम जरूर याद रखना। आयंस का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है ये भी क्वेश्चन आता है, तो आयंस का मूवमेंट एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। जितना एनोड से आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आएगा उतना ही अमाउंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से किधर जाएगा, कैथोड में। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन किसका लेंगे, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे। अगर कॉपर का एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है तो सोल्यूशन एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का लेना पड़ेगा। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। एंडोथर्मिक याद आया, क्या होता है एंडोथर्मिक, अरे एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट कंज्यूम होती है, हीट एनर्जी या कह लो कि लाइट कंज्यूम होती है, हीट प्रोड्यूस नहीं होती। तो पहला रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या बन रहा है, भोजन, फूड। लेकिन पत्तियों में ये फूड तभी बनता है जब पत्तियों पे सनलाइट पड़ती है। सनलाइट में क्या है, एनर्जी, गर्मी, हीट। तो कहने का मतलब आपका ये एंडोथर्मिक है, हाँ है, ये Na2CO3 + 2HCl
क्या ये एंडोथर्मिक है? ऐसा तो कहीं नहीं दिया, क्योंकि अगर एंडोथर्मिक होता तो एरो के ऊपर हीट वीट लिखा होता, तो ये भी एंडोथर्मिक नहीं है। ये आपका रिस्पिरेशन, अरे ये एक्सोथर्मिक है, ये तो रिस्पिरेशन प्रोसेस है, फूड का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो यहां तो एक्सोथर्मिक हो गया, लेकिन पूछा एंडोथर्मिक है, तो ना आपका क्यू है ना आपका आर है, हाँ पी है। एस की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ इसको हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है, ये पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, तो ये हो गया आपका क्विक लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तो ये भी हीट, मतलब ये भी एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो पी और एस कहां दिया है? डी ऑप्शन में, तो आपका आंसर होगा डी। देन तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहचानना, है ना। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? अशोक हैज रिटन द फॉलोइंग रिएक्शन टू शो हाउ मेटल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर। मेटल्स को ओर से कैसे ऑब्टेन, यूज मतलब ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया जा सकता है, तो उसके आपको 4 इक्वेशन दे रखे हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग देम। तो आपने देखा होगा रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इन सभी में कि जो सल्फाइड या कार्बोनेट ओर है उसको पहले ऑक्साइड में बदला जाता है, और ऑक्साइड का हम कार्बन का यूज करके रिडक्शन करते हैं तो मेटल मिल जाता है। पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हम हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए नहीं करते। हाई रिएक्टिव मेटल्स मतलब लिथियम, ऐसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्योंकि उनको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, वो सीधे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर देते हैं जहां हम कार्बन का यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहां जैसे जिंक ऑक्साइड्स प्लस कार्बन, हाँ यहाँ कार्बन क्या करेगा, इससे रिड्यूस कर देगा, आपको जिंक मिल जाएगा, सही है, करेक्ट है ये। कॉपर को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉपर, तो कॉपर कार्बोनेट हो या कॉपर सल्फाइड हो, क्या करेंगे हम? कैल्सिनेशन, कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन, कॉपर सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग, उससे क्या बदल देंगे उसको, हम कॉपर ऑक्साइड में बदल देंगे, और कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो कार्बन रिड्यूस कर देगा और आपको कॉपर मेटल मिल जाएगा। ये भी सही है, यहाँ भी वही है, ये भी सही है, क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड को हम कार्बन से रिड्यूस कर सकते हैं। तो फिर सर ये क्यों गलत है? क्योंकि ये है सोडियम, और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनको रिड्यूस कार्बन से नहीं करते, तो सर कैसे करते हैं? तो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसे रिड्यूस करते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो आपका इनकरेक्ट है क्यू, तो ओनली क्यू होगा, तो ऑप्शन होगा बी। डन? बात समझ में आई? क्लियर? हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए कार्बन से रिड्यूस नहीं किया जाता, इलेक्ट्रिसिटी से रिड्यूस करते हैं, इसीलिए वहां लिखा रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक क्या, रिडक्शन। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन आर कैरीड आउट इन ओपन वेसल। ओपन वेसल में, ओपन वेसल, वेसल मतलब बर्तन, एक खुले बर्तन में हमने ये रिएक्शन कैरी आउट किया, पी क्यू आर। Which of the following correctly shows if the weight of the reaction vessel and the content increases, decreases or remain the same after the reaction as compared to the before the reaction? रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद अगर हम कंपैरिजन करें इन तीनों केस में, कहां वेसल का जो वेट है वो बढ़ गया, कहां डिक्रीज हो गया, और कहां सेम है। तो अब जरा देखा जाए पहले केस में, वेसल बर्तन का वेट कब बढ़ जाएगा? जब कोई सॉलिड चीज ज्यादा होगी या लिक्विड हो। गैस के वजह से तो वेट बढ़ेगा नहीं, गैस तो उड़ के चला जाएगा, ओपन वेसल है ना। क्लोज होता, जैसे किसी डब्बे में हवा भर के डब्बे को बंद कर दिया जाए तो वो डब्बा भारी हो जाएगा, लेकिन डब्बा खुला है तो उसका वेट गैस के वजह से नहीं होगा, ठीक है। अब पहला रिएक्शन देखो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। तो यहां केवल सॉलिड एक था, कॉपर था, ऑक्सीजन तो गैस था, ठीक है।
लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया और कंपाउंड बना लिया कॉपर ऑक्साइड। तो ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड का मास इसके कंपैरिजन, कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब कॉपर नहीं, कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी आ गया है, तो कॉपर का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, और यहां केवल कॉपर था क्योंकि दूसरी जो है रिएक्टेंट वो तो गैस है, तो इसका तो कोई वेट ही नहीं होगा वेसल में, इसका वेट तो कोई होगा नहीं क्योंकि वेसल ओपन है। तो यहां आप देखोगे तो जो मास है या रिएक्शन का जो वेट, वेसल का जो वेट है वो बढ़ जाएगा। सिंपली आपको देखना है सॉलिड कौन है। यहां देखो, जिंक सॉलिड, कॉपर सल्फेट एक्वस। अब क्या बना? जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर। तो आप क्या देख रहे हो, यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और सॉलिड और एक्वस सोल्यूशन ये दोनों आपस में मिक्स है ना, और अभी भी ये दोनों आपस में मिक्स है, तो यहां आपका जो वेट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहां देखो FeSO4, क्लियर? FeSO4 को गर्म किया तो ये डिकम्पोज हो गया, क्या बना? Fe2O3, SO2 गैस, SO3 गैस। तो ये गैस तो वेसल ओपन है, तो गैस तो उड़ जाएगी हवा में, सल्फर डाइऑक्साइड उड़ गई, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड उड़ गया, बचा क्या? सिर्फ Fe2O3। तो पहले तो पूरा मास था Fe का भी, सल्फर का भी, ऑक्सीजन का भी, अब केवल आयरन और ऑक्सीजन का है क्योंकि सल्फर गैस के फॉर्म में उड़ गया, तो अब मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो पी इक्वेशन में ओपन वेसल का जो वेट है वो बढ़ रहा है, क्यू रिएक्शन में वेट सेम है, और आर रिएक्शन में वेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो अब हमारा आंसर इसमें से आ जाएगा, ये रहा था ऑप्शन। तो हम कौन सा टिक करेंगे? इंक्रीज, सेम और डिक्रीज। इंक्रीज, सेम एंड डिक्रीज। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा बैठ रहा है? डी बैठ रहा है, तो हम डी टिक करेंगे। क्लियर? क्योंकि गैस ओपन वेसल है ना, तो गैस का कोई मास कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो वेसल का वेट तभी बढ़ेगा जब कोई एक्वस सोल्यूशन हो या सॉलिड हो या लिक्विड हो, गैस की वजह से तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहां आप खुद देखो कि यहां हो रहा था डी में, यहां गैस तो उड़ जा रही थी तो वेट कम हो गया, और यहां गैस कंबाइन होकर पाउडर बना रही है तो यहां वेट बढ़ जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए सोल्यूशन ऑफ बेस विथ pH 12.1 इज गिवन। आपको एक बेस दे दिया गया, ठीक है, और उस बेस का pH है कितना? 12.1, तो 7 से ज्यादा pH है तो बेस है। अब आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डिक्रीज इट्स pH। अब उस बेस का जो pH है 12.1, इस pH को कम करने के लिए आप क्या करोगे? बताइए क्या करोगे? इस pH को क्या करना है? डिक्रीज करना है। मेरा मकसद है pH को डिक्रीज करना। तो पहला लिखा है टू ऐड डिस्टिल्ड वाटर टू इट। डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें कोई सॉल्ट ना हो, है ना, कोई सॉल्ट ना हो। तो डिस्टिल वाटर डालने से, अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि वाटर हमेशा जो एसिड है वो वाटर में डाला जाता है, या कोई बेस है उसे वाटर में डाला जाता है, तो वाटर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन आयंस की क्या होगी? कम, और आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसका अगर बेसिक प्रॉपर्टी है वो कम होगा, बेसिक प्रॉपर्टी कम होगा तो पीएच बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो यानी पहला स्टेप तो सही है। अगर हम पानी ऐड कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कंसंट्रेशन आयंस का, कौन सा आयन, अब बेस कौन सा आयंस प्रोड्यूस करता है? बेस प्रोड्यूस करता है OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है पानी में, पानी डालने पर वो कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, तो पीएच भी कम होगा, यानी पहला स्टेप कर सकते हैं। दूसरा, ऐड ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट बेस विथ पीएच 8.7, मतलब इस बेस में एक दूसरा बेस मिला दिया जाए जिसका पीएच 8.7 हो। तो सोचो ये बेस जिसका पीएच 12.1 है और मैं इसमें दूसरा बेस मिला देता हूं जिसका पीएच 8.7 है, तो आपको क्या लगता है कि इस बेस का जो पीएच है वो 12.1 रहेगा? नहीं, पीएच घटकर इन दोनों के बीच का हो जाएगा, तो पीएच तो घटेगा ना, है कि नहीं? तो आप ये भी कर सकते हो।
आर एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड विथ एन अननोन पीएच। जब बोल दिया है एसिड है तो उसका पीएच क्या हो, 7 से कम ही होगा। और ऐसे एसिड को अगर आप इस बेस में डालते हो तो उसका पीएच तब भी घटेगा। यानी तीनों स्टेप यूज कर सकते हैं हम पीएच घटाने के लिए। तो हमारा पी क्यू आर तीनों सही है, तो हम कौन सा टिक करेंगे, एनी ऑफ पी क्यू आर। तो हमारा आंसर होगा डी। बात समझ में आई? क्लियर? चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको इसमें बोला है कि 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिक्वायर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि आपको जितने ऑप्शन देख लो डायग्राम से, देखने से क्या लग रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक जगह ट्रिपल आ गया, यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यानी सभी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। हाँ सर, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। अब हाइड्रोजनेशन कुछ याद आया? कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन, जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम किस में बदल देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब है तो सभी अनसैचुरेटेड, लेकिन क्वेश्चन में जो दम था वो यहां था कि इनमें से कहां हम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन गैस जब हम कहते हैं तब तो H2 हो गया, लेकिन 2 मोल मतलब मोल जो होता है वो नंबर आगे जो लिखा जाता है वही होता है मोल नंबर, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 2 मोल का मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन। तो मैं इनमें से किस अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में मैं 4 हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं? 2 मोल का मतलब 4 हाइड्रोजन, क्वेश्चन में दम था। तो अब आप सोचो क्या पहले में जोड़ सकता हूं क्या? तो आप ही बताओ, अगर मैं इस डबल बॉन्ड में यहां मैं हाइड्रोजन जोड़ दूं, यहां और यहां, क्लियर? एक तो ये सिंगल में बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, यहां मैं एक हाइड्रोजन लगा देता हूं, यहां एक हाइड्रोजन लगा देता हूं, तो ये सिंगल हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। फिर यहां एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये डबल से सिंगल हो गया सैचुरेटेड। तो 4 जुड़ गए, 1 2 3 4, और मेरे पास 4 ही जोड़ना है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 2 मोल, तो 2 मोल मतलब 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो बस ये चेक करते जाओ कि कहाँ 4 हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यहां अगर बात करें तो ये डबल को सिंगल बनाने के लिए मुझे एक यहां लगाना पड़ेगा और एक यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो मुझे यहां 2 लगाना पड़ेगा और यहां 2 लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये सिंगल बनेगा। बात समझ में आई? तो यहां तो मुझे कितने लगाने पड़ गए, 6 हाइड्रोजन लगाने पड़ गए, यानी 3 मोल चाहिए। तो यहां मेरा क्यू ऑप्शन नहीं होगा। फिर आर देख लेते हैं। आर में सिर्फ यहां डबल बॉन्ड है, तो सिर्फ हाइड्रोजन यहां जोड़ सकता हूं, तो यहां मैं एक जोड़ूंगा, यहां भी एक जोड़ूंगा, और तब जाकर इस सिंगल में बदलेगा। तो यहां तो 1 मोल है ना, यानी 2 ही जुड़े, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे 4 हाइड्रोजन जोड़ने। अब यहां मैं तो देख लूं, तो ये ट्रिपल है, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल में बदलना है, तो यहां 2 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन और यहां 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो यानी कि यहां मेरे 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो ये सही है। यानी कि पी और एस में मुझे अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलना है, तो 4 हाइड्रोजन में लगा सकता हूं। यहां मुझे सैचुरेटेड में बदलने के लिए कितने लगाने होंगे, 6 मतलब 3 मोल, तो ये हो नहीं सकता, क्वेश्चन में बोला है 2 मोल। और यहां मुझे 2 लगाना है, यानी 1 मोल हाइड्रोजन, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ पी और एस में, तो पी और एस कहां है, पी और एस सी ऑप्शन है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। ये है तो सेक्शन ए का ही पार्ट, लेकिन आपको पता है कि सेक्शन ए के जो 20 क्वेश्चन है उसमें जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो असर्शन रीजन के आएंगे। तो अब वो अभी भी सेक्शन ए ही है, लेकिन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। असर्शन पढ़ो, रीजन पढ़ो, फिर देखो कि ट्रू है कि फॉल्स, तब डिसाइड करो आंसर, है ना। और हमेशा ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो देखो ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन दिया है कि ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी में दिया है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी में ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, डी में ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो आइए देखते हैं, असर्शन रीजन पढ़ते हैं, क्या होगा आंसर। असर्शन को पढ़िए, ए व्हाइट वॉश्ड वॉल डेवलप्स ए कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर ए फ्यू डेज। एनसीईआरटी में दिया है, मैंने पढ़ाया भी है कि दीवार पर जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा देते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है सफेद रंग का, जिसके वजह से दीवार की जो चमक है कुछ दिन बाद बढ़ जाती है, दीवारें बोल उठती हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, assertion is true। रीजन, कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो क्या रीजन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। मैंने क्या बोला, दीवालों पर हम कैल्शियम ऑक्साइड नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, ना कि कैल्शियम ऑक्साइड से। तो रीजन आपका फॉल्स है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन होगा आपका सी, है ना, सी होगा। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे लगाया, अब दीवार एयर के कांटेक्ट में है, एयर हवा में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिएक्शन हुआ और कुछ दिनों में क्या बन गया, दीवारों के ऊपर वॉल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और इसी की वजह से दीवारों की जो व्हाइट चमक है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। अब यहाँ क्या दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिया था, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड दिया था, इसीलिए ये गलत है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे पकड़ नहीं पाते, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन पे। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। कि डायना ने, एक फीमेल थी डायना, घर में केक बना रही थी, तो केक उसने दो तरीके से बनाया। पहला कंडीशन दिया है कि पहले उसने क्या किया, केक में बेकिंग सोडा मिला दिया केक के मिक्सचर में, और लेट द मिक्सचर स्टैंड फॉर 1 आवर, और केक के मिक्सचर में बेकिंग सोडा मिलाकर उसने 1 घंटे केक को छोड़ दिया। बिफोर प्लेसिंग इट इन द ओवन टू बेक, ओवन में रखने से पहले 1 घंटा छोड़ दिया केक के मिक्सचर को बेकिंग सोडा मिला के, ठीक है, यानी केक को अभी हमने ओवन में नहीं रखा है। तो ये बहुत काम की चीज है ओवन। ओवन क्यों दिया है? क्योंकि ओवन में केक को गर्म किया जाता है और तब जाकर केक क्या होता है, बेक्ड हो जाता है। तो ओवन का कंसेप्ट क्या है, हीट। दूसरा तरीका, उसने केक के मिक्सचर में बेकिंग सोडा नहीं डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है, और फिर बेकिंग पाउडर डाल के उसे भी 1 घंटा छोड़ दिया ओवन में रखने से पहले। तो दोनों केस में ओवन में नहीं रखा गया है, केक को ओवन में नहीं रखा गया है, लेकिन पहले केस में केक में बेकिंग सोडा मिला हुआ है और दूसरे केस में केक में बेकिंग पाउडर मिला हुआ है। तो आखिर दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? स्टेट द डिफरेंस इन द केक मिक्सचर दैट डायना इज लाइकली टू हैव ऑब्जर्व्ड बिफोर बेकिंग, एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन करो। तो अगर आपने रिएक्शन पढ़ा हो कि बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, अब जब इसे गर्म करते हैं NaOH को, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, तब जाकर आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना। और इसके वजह से जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी हो जाते हैं। लेकिन ये तब होगा जब हम उसे गर्म करेंगे, है ना। लेकिन अब आपने खुद देखा है कि हमने ओवन में नहीं रखा, डायना ने केक को ओवन में नहीं रखा, क्योंकि बात ओवन से पहले की हो रही है, 1 आवर बिफोर प्लेसिंग इट इन द ओवन टू बेक। ओवन में रखने से पहले केक में जब बेकिंग सोडा मिलाया हुआ है तो क्या होगा? तो आप बताइए, क्या तब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो केक में बेकिंग सोडा मिलाने से केक
फ्लफी, मुलायम या फूलेगा? नहीं फूलेगा। क्यों? फूलता किसके वजह से है, मुलायम किसके वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। लेकिन ये गैस तब प्रोड्यूस होती जब हम केक के मिक्सचर को, केक में क्या है बेकिंग सोडा, तब उसे गर्म करते हो। गर्म कहाँ किया जा रहा है? ओवन में। लेकिन ओवन में हमने रखा ही नहीं, उसके पहले की बात हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी नहीं, केक आपका फूलेगा नहीं। तो पहले केस में क्या हुआ? पहले केस में क्या ऑब्जर्व करोगे कि देयर द केक विल नॉट गेट फ्लफी। फ्लफी मतलब मुलायम नहीं होगा, फूलेगा नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन सेकंड केस में शी एडेड बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को अगर आप नहीं भी गर्म करते हो तो भी, अगर वो पानी के कांटेक्ट में आया तो भी वो डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है ना। तो अब आप ये बताइए कि देखो, क्लियर? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यही तो है। जब हम बेकिंग सोडा को, ये है आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में H प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये H प्लस कहां से आया? टार्टेरिक एसिड से आया, है ना। तो जब हम बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड मिलाते हैं तो जो एसिड का सॉल्ट बनता है वही होता है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर को गर्म भी ना करो, पानी के कांटेक्ट में ही ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो सेकंड केस में जहां बेकिंग पाउडर मिलाया हुआ है वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो सेकंड केस में जहां बेकिंग पाउडर मिलाया गया था वहां तो केक फूल जाएगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से केक का जो मिक्सचर है वो स्वेलन फील होगा, फ्लफी मुलायम फील होगा। लेकिन बेकिंग सोडा के केस में वहां हमने उसको गर्म नहीं किया, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं प्रोड्यूस होगा, तो वहां केक नहीं फूलेगा। यही दोनों में डिफरेंस है। द सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड मिलके क्या मतलब बनाते हैं? बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ अनदर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये बेकिंग पाउडर जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो केक के मिक्सचर में थोड़ा बहुत पानी है। हीट और पानी दोनों केस में, हीट और पानी, बेकिंग पाउडर को चाहे आप गर्म करो चाहे ना भी गर्म करो, पानी के कांटेक्ट में आएगा तो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो हमने जब केक में बेकिंग पाउडर डाला तो केक के मिक्सचर में पानी है, तो उसके वजह से क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बेकिंग सोडा तभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा जब उसे गर्म करोगे, और हमने गर्म किया ही नहीं, क्योंकि ओवन के रखने से पहले की बात हो रही है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है। तो बेकिंग पाउडर के केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से केक जो है वो आपका फूल जाएगा। लेकिन बेकिंग सोडा के केस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगा और वहां केक नहीं फूलेगा। ये मेजर डिफरेंस है और यही हमने यहां एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको एक रिएक्शन के साथ लिखना होगा। पहले केस में केक तब फूलेगा जब आप केक को ओवन में रखोगे। अब केक में बेकिंग सोडा है, ओवन में रखोगे तो हीट, और वो जो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो केक में है वो डिकम्पोज होगा हीट के वजह से, ओवन के वजह से, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और तब वो केक को फुलाएगा। लेकिन बेकिंग पाउडर ने बिना गर्म किए ही केक को फुला दिया। तो यही डिफरेंस है ना। क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूट्रल सोडियम एटम एंड ए पॉजिटिव सोडियम आयन। तो सोडियम एटम और सोडियम आयन के बीच में आप कौन ज्यादा स्टेबल है आपको ये बताना है। तो ये आपका न्यूट्रल सोडियम एटम है और एक पॉजिटिव सोडियम आयन है। तो स्टेबिलिटी को समझाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना होगा। अब आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ मेटल्स का और कुछ नॉन मेटल्स का दिया हुआ है। क्योंकि ये बात दिमाग में बैठा लो कि हमेशा जब मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो दोनों चाहते हैं कि अपने आप को स्टेबल करना, और स्टेबल वही है जिसके शेल इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। तो अपना शेल को इलेक्ट्रॉन से भरने के लिए मेटल इलेक्ट्रॉन दान दे देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है। तो यानी कि सोडियम एटम के कंपैरिजन में सोडियम आयन ज्यादा स्टेबल है। अब जरा आइए इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से समझते हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसके के शेल में
K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेगा, अभी क्या करेगा ये सोडियम, तो सोडियम अपने आप को स्टेबल कौन है, जिसके शेल भरे हुए हैं। तो K में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जा सकते, मतलब ये भरा है। L में 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, मतलब ये भरा है। M में रख सकते हैं हम ज्यादा, 18 रख सकते हैं, लेकिन यहां तो एक ही है। तो अभी अपने आप को कैसे भरे, ये एक इलेक्ट्रॉन दान दे देगा तो यहां 2 और 8 हो जाएंगे। तो अब सोडियम क्या करेगा सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो डोनेट करने की वजह से सोडियम के पास K शेल में 2 और L में 8 हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन की संख्या उतनी ही है, तो प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, तो सोडियम पे आ जाएगा वो प्लस चार्ज। ठीक है, अब सोडियम आयन में बदल गया, कैटायन में बदल गया। अब कैटायन ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके जो शेल हैं, ऑक्टेट है, वो भरा हुआ है। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए सारा काम हो रहा है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज इसीलिए करते हैं, डोनेट इसीलिए करते हैं, ताकि वो अपने आप शेल को फिल कर सके, कंप्लीटली पूरी तरीके से भर सके और अपने आप को स्टेबल रख सके। तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बताना पड़ेगा कि देखो ये सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से यहां 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और तब सोडियम आयन में बदल जाएगा Na+ में, और उसका ऑक्टेट भरा होने की वजह से Na+ ज्यादा स्टेबल है सोडियम एटम के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी का है। सेक्शन सी का जो अगला क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। ऑब्जर्व द 2 केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। ठीक है, ये 2 केमिकल इक्वेशन यहां दिया हुआ है, इसको आप देखिए और ये बताइए, पहला पार्ट, एक्सप्लेन हाउ ए बैलेंस इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। बैलेंस इक्वेशन कैसे पता करते हैं, तो बैलेंस इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए। बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये है, बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये है कि किसी केमिकल रिएक्शन में ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, या जो मतलब जिसको नंबर ऑफ एटम्स और रिएक्टेंट कह सकते हैं हम। आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एरो के लेफ्ट साइड होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के राइट साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के एटम्स का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर होना चाहिए, और ऐसा इक्वेशन जिसमें सारे एलिमेंट के एटम्स का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल है, वही बैलेंस इक्वेशन है। और ये इसलिए हम बैलेंस करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो, वैलिड हो जाए। क्योंकि हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल इक्वेशन पे अप्लाई होता है, यानी जितना रिएक्टेंट का मास है, जैसे दोनों का मास मिला लेते हैं 10 ग्राम, मिला के 10 ग्राम, तो प्रोडक्ट का भी दोनों का मास मिला के 10 ग्राम ही होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि ए का 2 हो, इसका 8 ग्राम हो, इसका 5 हो तो इसका 5 हो, इसका 6 हो तो इसका 4 हो, लेकिन ओवरऑल टोटल मास रिएक्टेंट का इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का। और ये टोटल मास बराबर कभी होगा, तभी होगा जब इक्वेशन बैलेंस्ड हो। तो केमिकल इक्वेशन इसीलिए बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो हम अगर पूछा जाए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका नंबर बराबर हो। ठीक है, तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस द इक्वेशन बाय रीराइटिंग। इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अगर हम पहले इक्वेशन को देखते हैं, तो जरा यहाँ लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड ऑक्सीजन काउंट करो, तो यहाँ हो गए 3, और यहाँ ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हो गए 2, तो 3 2 5। और अगर प्रोडक्ट साइड देखो तो 2 × 3 6 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये 7 हो गए। तो 3 2 5, इधर 5 इधर 7, तो क्या आपको ऑक्सीजन बैलेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो जैसे ही आपने देखा कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हमने अभी हाइड्रोजन चेक नहीं किया, हमने कैल्शियम चेक नहीं किया,
सारा चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर पहले स्टेप में ही आपको पता चल गया कि वो बैलेंस नहीं है, नंबर बराबर नहीं है, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो अनबैलेंस्ड है। लेकिन हाँ, अगर पहले चेक में करता कि ऑक्सीजन बैलेंस मिल जाता, तो मैं फिर कैल्शियम को चेक करता, वो भी बैलेंस मिल जाता, हाइड्रोजन को चेक करता, और जब सारे बैलेंस हो जाते तब मैं बताता कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन पहले स्टेप में ही मुझे पता चल गया कि ऑक्सीजन बराबर नहीं है एटम्स, तो फिर नंबर बराबर नहीं है, तो वो कहां से होगा? तो यानी कि ये जो पहला इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये दूसरा क्या है? KBr प्लस AgNO3, KBr प्लस AgNO3 गिव्स KNO3 प्लस AgBr। सिल्वर एक, सिल्वर एक, पोटेशियम एक, पोटेशियम एक, Br1 Br1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, सब कुछ तो बराबर है, तो ये तो बैलेंस्ड है। तो इसे बैलेंस्ड है तो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं। जो अनबैलेंस्ड है ए वाला, ये पी वाला रिएक्शन, इसे बैलेंस करेंगे। तो कैसे बैलेंस करें बताइए? बहुत सिंपल है। ऐसा करते हैं कि यहाँ दो हाइड्रो, यहाँ 2 कर देते हैं, है ना? तो अगर मैं यहाँ 2 करूंगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2, 2 यहाँ हो जाएंगे। यहाँ कितने हैं? 6, तो 6 2 8। अब 6 2 8 के लिए मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 2 ये 8। हाँ, तो इतना समझ में आ गया कि मुझे 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, पहले बैलेंस नहीं था, हमने कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखो। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब आप काउंट कर लो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ काउंट कर लो। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और ये 6, 8 है। प्रोडक्ट साइड 6 और 2 8, देख लो। कैल्शियम कितने हैं? इधर एक, इधर एक। हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2 और फिर ये 2, 4 हो गए। इधर 2 2 4, खुद ही देखो, है ना? नाइट्रोजन इधर कितने हैं? इधर तो है ही नहीं, यहाँ है 2 और यहाँ भी 2 है। ठीक है, बैलेंस हो गया। क्लियर? तो ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सब तो बैलेंस हो गए। कोई दिक्कत? सारा कुछ बराबर है, मतलब ये बैलेंस हो गया। चलिए, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारे दोनों पार्ट आ गए, बी भी हो गया, ए भी हो गया। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन दिए, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द थर्मिट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग क्रैक्स इन रेलवे ट्रैक्स ऑन साइट। बार बार पढ़ाया है थर्मिट रिएक्शन। अब क्वेश्चन में पहला पार्ट लिखा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस, यानी आपको थर्मिट प्रोसेस का पूरा केमिकल इक्वेशन लिखना था, मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, और उसमें फिजिकल स्टेट भी लिखना था। तो जब तक आप फिजिकल स्टेट नहीं लिखोगे केमिकल रिएक्शन में, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये रिएक्शन आपको लिखना था, जिसमें हम क्या करते हैं, Fe2O3 का पाउडर लेते हैं और उसका रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन अलग हो जाता है, लेकिन अलग आयरन लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और ये जो हीट है उसने इस लोहे को पिघला दिया, और पिघला दिया जिसकी वजह से लोहा सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, और वही लिक्विड मोल्टेन आयरन जो क्रैक्स है उसको जाकर भर जाता है उसमें, है कि नहीं? सॉलिड चीज होगी तो क्रैक में कैसे जाएगी, लेकिन लिक्विड आसानी से उसमें चली जाएगी। तो ये मैंने लिख दिया पूरा रिएक्शन। इसमें फिजिकल स्टेट लिखा है, सॉलिड है, सॉलिड है, लिक्विड है, ये सॉलिड है, और हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने ये लिख दिया तो मेरा ए पार्ट का आंसर आ गया। डन। अब मुझे लिख रहा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इन द केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ऐसे कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे आपको ये पता चले कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है? बताओ। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ये इससे पता चला कि जो आयरन बना, आयरन को तो सॉलिड होना चाहिए था, तो ये लिक्विड क्यों है?
क्योंकि जरूर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हुआ, इसका मतलब भाई प्रोडक्ट में आयरन बना तो आयरन सॉलिड बनना चाहिए था, लेकिन बना किस फॉर्म में, लिक्विड में। तो आयरन सॉलिड से लिक्विड हो गया, मतलब मेल्ट हो गया, पिघल गया। तो कोई चीज कब पिघलती है, जब उसे गर्म करते हैं। तो यानी कि इस रिएक्शन में जरूर गर्मी निकली होगी जिसने आयरन को पिघला दिया होगा। इस बात से ये पता चला कि गर्मी निकली, हीट प्रोड्यूस हुई, तो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। तो यही इसका इंडिकेशन है। तो हमारे बी पार्ट का आंसर ये है कि आयरन तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ लिक्विड फॉर्म में, लावा मोल्टेन फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। तो जरूर ना जरूर इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई है। तो हम कह सकते हैं कि थर्मिट प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आया। तो ये पूरी चीज लिखनी थी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन डी पे आ जाते हैं। सेक्शन डी में आपके जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसमें दो ऑप्शन है, या तो ऊपर वाला सॉल्व करो या नीचे वाला सॉल्व करो। तो पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर। क्या बोला है, प्रसाद है सैचुरेटेड अल्कोहल X ऑफ केमिकल फॉर्मूला C4H9OH। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मूले का थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये जो X है, प्रसाद ने ये जो X बताया है, ये XC4H9OH है। ये जो X है वो है C4H9OH। तो जरा इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, इसको थोड़ा तोड़ देते हैं, स्केलेटन फॉर्म में बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा, CH3 4 कार्बन है ना, CH3 CH2 CH2 CH2OH, यही तो है। अब काउंट कर लो, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। H9 कितने हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 3 2 5 6 7 9। OH सही है, तो मैंने X तो बना लिया। तो राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेंबर Y दैट कम्स 2 प्लेसेस आफ्टर X इन द होमोलोगस सीरीज। अच्छा, ये X एक होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। तो इस होमोलोगस सीरीज का जो दो मेंबर आगे का है वो है Y, वो बताना है आपको। तो जिसको भी होमोलोगस सीरीज का कंसेप्ट पता होगा वो आसानी से बता देगा। ठीक है, अब ये X है और मुझे कौन सा मेंबर बताना है, Y मेंबर। इसी होमोलोगस सीरीज का Y मेंबर, मतलब मेंबर Y जो कब कहां आता है, डेट कम्स 2 प्लेसेस आफ्टर X। X ये है, तो इससे 2 प्लेस आगे। तो मैं X से 2 प्लेस आगे कैसे जाऊंगा, तो X में होमोलोगस सीरीज में दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में किसका डिफरेंस होता है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है ना। तो मैं X मुझे पता है क्या है, उसमें एक CH2 जोड़ूंगा तो मुझे एक मेंबर मिलेगा, और इसमें फिर CH2 जोड़ूंगा तब मुझे मिलेगा Y। तो अब मुझे X पता था, X क्या था, CH3 CH2 CH2 CH2OH, है ना, यही तो है X। तो फिर Y बताओ, Y क्या होगा, अरे तो सिंपल है, Y में कितने बार CH2 जुड़ा, 2 बार। तो ये 2 बार और जोड़ देना है, मुझे Y मिल जाएगा। तो मैं जोड़ देता हूं, CH3 CH2 CH2, ठीक है, 3 बार तो ये था, फिर 2 बार और मिल गया, 2 बार जोड़ दिया मैंने। ठीक है, एक बार यहां एक बार यहां, बाकी 1 2 3, 3 बार यहां भी था, 3 बार यहां भी है। यही ना सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये मुझे मिल गया। अब इसको मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6 कार्बन, तो C6। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 4 बढ़ गए भाई, 2 कार्बन बढ़ा तो हाइड्रोजन 4 बढ़ गए। तो पहले हाइड्रोजन कितने थे, 9, तो अब 4 9 4 13, S13 हो जाएगा, OH हो जाएगा ये। डन, क्लियर। चलो ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया। फिर उसमें ये भी पूछा है, स्टेट बाय हाउ मच विल इट्स मॉलिक्यूलर मास डिफर फ्रॉम दैट ऑफ X।
y का x के कंपैरिजन में मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस होगा। तो एक CH2 मतलब कितना 14 मॉलिक्यूलर मास, तो 2 CH2 मतलब 14 + 14, तो यानी कि y और x के मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन y एंड x कितना होगा 14 + 14 यानी कि 28 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये ए पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब बी पार्ट, हाउ डू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ x कंपेयर विद दोज ऑफ y, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब ये बताओ x और y में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। हाँ सर जी सेम है, और मैंने पढ़ाया है किसी भी होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं और फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं यहां कह सकता हूं कि x और y की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो मैं यहां बी पार्ट में क्या लिखूंगा, बोथ x and y will have सेम केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों, रीजन के साथ, साइंस के स्टूडेंट हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। क्लियर, चलो बी पार्ट का आंसर। सी क्वेश्चन, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट जेट फॉर्म बाय हीटिंग वाई विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो जब वाई को हीट करेंगे तो जो किससे हीट कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। अब यहां एक रिएक्शन याद आ गया, कौन सा रिएक्शन याद करो, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड बनता है। तो ऑक्सीडाइज कब होता है, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो या अल्कलाइन KMnO4 ले लो। तो यानी Y तो आपका अल्कोहल था, Y से जेड बन रहा है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, तो आपका जो Y है वो क्या है, देखें, हाँ ये रिएक्शन याद आ रहा है। अब आपका Y से जेड बनाना है। अब Y आपके पास क्या है, ये रिएक्शन मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, ये रिएक्शन आंसर नहीं है। याद करने के लिए देखो कि अल्कोहल को जब हम एल्कलाइन KMnO4 में गर्म करते हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में गर्म करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो यहां मुझे Y दिया है, Y क्या है, Y क्या है, ये है CH3 CH2 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 OH, यही है ना Y, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं Y। ठीक है, अब मैं एरो बनाता हूं। अब मैं क्या लिख रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, इसमें एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में। क्वेश्चन में यही दिया है, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7 होता है। CH3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये किस में बदल जाएगा, तो यहां देखो ये CH3 वैसा का वैसा, ये CH2 वैसा का वैसा, ये CH2 वैसा का वैसा, ये भी वैसा, ये भी वैसा, 1 2 3 4। अभी जो पांचवा है यहाँ जो हाइड्रोजन है वो गायब हो जाएगा और हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, बाकी OH वैसा ही रहेगा। अब आप क्या देख रहे हो, साफ साफ देख रहे हो कि अल्कोहल किस में बदल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 के 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 1 12, और ऑक्सीजन कितने हैं। तो इसका अगर जनरल फॉर्मूला भी पूछा है ना, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड जेड, तो ये आपका जेड आ गया, उसका जनरल फॉर्मूला भी लिखना है। तो ये आपका कंपाउंड जेड है, मैं यहां लिख देता हूं, ये है जेड। अब इसका जनरल फॉर्मूला में क्या लिखूंगा,
यही रहा जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ये नहीं है, इसके हिसाब से आप देखकर बता रहे हो कि जनरल फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूं। तो आप जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने, डबल, तो Cn ले लेंगे तो H कितना लेंगे, 2n, और O कितना लेंगे, O2 ले लेंगे। ये आपका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप याद रखना कि अल्कोहल से एसिड बनता है तो कैसे बनता है, जहां अल्कोहल जुड़ा है उस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हटाकर C डबल बॉन्ड O लगा देंगे। देखो यही ना किया मैंने, यहाँ C डबल बॉन्ड O लगा दिया है मैंने, C डबल बॉन्ड O यहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया, तो ध्यान रखना है। उसी तरह यहाँ हुआ है कि यहाँ अल्कोहल था तो यहाँ C डबल बॉन्ड O आ गया, तो ये CH3 बाकी COOH। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें होती है तो ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पी। अब देखो दूसरा पार्ट, उसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था, और ऑप्शन था ना स्टार्टिंग में, मैंने बताया था आपको कि इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, तो हमने ऊपर वाला तो कर लिया, या तो ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला। अब नीचे वाले पे आते हैं, तो नीचे वाला क्वेश्चन मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला C4H6 है। तो पहला पार्ट बोला है कि राइट 2 पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन पी। पी के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो 2 पॉसिबल, कोई भी 2। इसके कितने पॉसिबल हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहां आपको 4 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं 4 बना देता हूं। C4H6, तो अगर आप देखोगे कि यहां कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, अल्काइन का फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, तो 2 अल्काइन के बनेंगे, 2 अल्कीन वाले बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं बनाना चाहूं तो इसके 2 अल्काइन के बनेंगे, 2 अल्कीन के बनेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर बना दूं, क्लियर। तो ये हो गए 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना, यहाँ 1, यहाँ 2, क्लियर, और यहाँ 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, C4H6 हो गया, 3 2 5 1 6। अब यह है ट्रिपल बॉन्ड में यहां लगा दूं। ठीक है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ कहीं लगेगा नहीं, यहाँ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, क्लियर। अब अल्कीन में भी बना सकते हैं, इसके अल्कीन वाले तो ऐसे 4 कार्बन बना दो। अब डबल बॉन्ड लगा दो एक बार, तो एक बार यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो और एक बार यहाँ लगा दो, तो यहाँ आप कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, यहाँ 2 जुड़ेंगे, यहाँ एक भी नहीं जुड़ेगा, यहाँ 1 जुड़ेगा, और यहाँ 3 जुड़ जाएंगे, तो 3 4 5 6, तो C4H6 हो गया ये। अब ये डबल बॉन्ड में लगातार ना लगाकर अल्टरनेट पोजीशन पे लगा दूं, तो ये हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ 1, यहाँ 1, और यहाँ 2, तो 2 4 5, सॉरी 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 अल्कीन में स्ट्रक्चरल है, तो 4 पॉसिबल हैं, 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं आइसोमर किसके, C4H6 के 4, 2 अल्काइन वाले, 2 अल्कीन वाले, लेकिन आपको केवल 2 ही ड्रॉ करना था। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 हैं, मैक्सिमम 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, पॉसिबल। मैक्सिमम 4 पॉसिबल है, ड्रॉ आपको ड्रॉ 2 ही करना था, राइट 2 पॉसिबल। ठीक है, तो ए पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन कंडीशन टू कन्वर्ट 1 ब्यूटेनॉल टू हाइड्रोकार्बन पी, यानी CH3 CH2 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 OH को इसमें बदलना है C4H6 में। तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है, क्या करोगे जरा बताओ तो।
अब यहां याद करो इथेनॉल का रिएक्शन, इथेनॉल को अगर इथीन में अनसैचुरेटेड में बदलना है तो हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से गर्म करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में भी ध्यान से देखो, इथेनॉल दिया है एक तरीके का, तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूं। क्वेश्चन में आपके क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है CH3 CH2 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 OH। अब इसको P में बदलना है, ये आपका P है, ये जो P है C4H6, इसको इस P में बदलना है। तो क्या करोगे, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि C4H6 में भी तो डबल बॉन्ड आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस अल्कोहल को हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 में गर्म करूंगा तो मुझे P मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन कंडीशन चाहिए जैसा कि दिया हुआ है, यानी एनसीईआरटी में जो केमिकल रिएक्शन है उसी पर पूछा है, अलग से नहीं पूछा है। बस ये अल्कोहल ये ना देकर ये दे दिया, ब्यूटेन 1ऑल, है ना, क्लियर, 1 ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूटेनॉल। उसको अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से गर्म करोगे तो पानी बाहर निकल जाएगा और बीच बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे, जैसा कि यहां देख रहे हो, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड आ सकते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो P में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, P ही तो है, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट B पार्ट तो हो गया, ये आपका A पार्ट था, ये आपका B पार्ट था। अब C पार्ट पे आते हैं। राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन P। हाइड्रोकार्बन जो P है उनका एक जनरल फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन P। तो ये जो हाइड्रोकार्बन P है इसके होमोलोगस सीरीज, तो बहुत बढ़िया, होमोलोगस सीरीज पता ही है आपको, होमोलोगस सीरीज में किसका डिफरेंस होता है, होमोलोगस सीरीज में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। अब P का फॉर्मूला क्या है, P का फॉर्मूला था C4H6, तो इसका जो अगला मेंबर होगा आगे वाला उसमें CH2 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा कार्बन, 5 कार्बन और हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। फिर CH2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 2 10। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, जितने कार्बन उसका डबल और माइनस कर दें 2 तो हाइड्रोजन, तो जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या बन रहा है, CnH2n -2, है ना, 4 कार्बन, 4 का डबल 8, 8 माइनस 2 हाइड्रोजन, 5 का डबल 10, 10 माइनस 2 हाइड्रोजन, तो जितने कार्बन उसका डबल में से 2 माइनस कर दो उतने हाइड्रोजन, तो ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया आपका C पार्ट का आंसर, डन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, केस बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में एक पैराग्राफ दिया है, एक टेबल दिया है, जरा इसको पढ़ो। तो इसमें दिया है कि जो प्योर कैरेट गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट मतलब पूरे 24 में 24 गोल्ड है। लेकिन जैसे जैसे उसमें हम प्योर कैरेट का गोल्ड हम यूज नहीं कर सकते ज्वेलरी बनाने में, क्योंकि मुड़ जाता है, सॉफ्ट होता है, तो उसमें थोड़ा सिल्वर या कॉपर डाल के उसे हार्ड बनाते हैं। तो अगर हम सिल्वर और कॉपर डालेंगे तो प्योरिटी कम हो जाएगी। तो अगर प्योरिटी कम हो गई तो 24 की जगह अगर 22 कैरेट हो गया, तो 22 कैरेट का मतलब 24 में से 22 हिस्सा गोल्ड है और 2 हिस्सा, क्योंकि मैक्सिमम 24 है, 24 में ही आपको डिवाइड करना है। तो अगर 22 कैरेट गोल्ड है मतलब 22 पार्ट, 24 में 22 पार्ट गोल्ड है, बाकी 2 पार्ट आपका सिल्वर या कॉपर है। तो उसी हिसाब से अगर 14 कैरेट गोल्ड मतलब 14 पार्ट आपका 24 में 14 पार्ट गोल्ड है, बाकी 10 पार्ट आपका कुछ मिला हुआ है। तो इससे ये समझ में आ गया। अब इस पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, पहला, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड कितना है। नेम एनी टू मेटल्स दैट आर यूज्ड टू मेक 22 कैरेट गोल्ड। तो पहले पार्ट का चलो आंसर बताते हैं कि 18 कैरेट गोल्ड में
तो 24 में से 18 पार्ट तो गोल्ड है, तो बाकी बचा कितना, 6 पार्ट क्या है, सिल्वर या कॉपर। तो गोल्ड कितना परसेंटेज है, तो गोल्ड है कितना 24 में, 18 पार्ट, और टोटल कितना है 24। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 से जाएगा तो ये आ जाएगा 73 और ये 4 आ जाएगा 75%। तो 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड का परसेंटेज 75% है, बाकी 25% ये सिल्वर या कॉपर में है। और जो दो मेटल्स मिलाए जा सकते हैं वो या तो सिल्वर या तो कॉपर। जो पहले पार्ट का आंसर आ गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड, 75%। नेम एनी टू मेटल्स, तो वो दो मेटल कौन है जो मिक्स किए जा सकते हैं, तो सिल्वर या कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट, लाइक गोल्ड प्योर आयरन इज ऑल्सो कंपेरेटिवली सॉफ्ट। गोल्ड की तरह प्योर आयरन भी सॉफ्ट होता है और उसमें रस्टिंग हो जाती है, इसीलिए उसमें मिलाया जाता है उसे हार्ड बनाने के लिए। दो चीज पूछी है, बी में दो पार्ट पूछा है कि गोल्ड की तरह आयरन भी हार्ड होता, मतलब सॉफ्ट होता है और रस्टिंग होती है, तो आयरन में क्या मिक्स करते हैं, पहला कि वो हार्ड हो जाए, दूसरा टू चेंज इट टू स्टेनलेस स्टील, उसे स्टेनलेस स्टील में बदल दिया जाए। तो बी के दो पार्ट हैं, तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, आयरन में क्या मिलाते हैं कि आयरन हार्ड हो जाए, तो वो है आंसर कार्बन, तब जाकर ये हार्ड होता है। और बी के जो सेकंड पार्ट है कि आयरन में क्या मिलाते हैं कि वो स्टेनलेस स्टील में बदल जाए, तो वो है निकल और क्रोमियम। निकल और क्रोमियम मिलाते हैं तब जाकर ये स्टेनलेस स्टील में बदलता है। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, लेकिन आपको पूरा लिखना होगा, वी हैव टू ऐड निकल और क्रोमियम टू मेक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, क्लियर। चलो फिर और इसका अगला पार्ट, मतलब या तो ये करो या तो ये करो। बी का फर्स्ट, मतलब बी में आपके पास दो चॉइस थे, ए तो करना ही था, ए के साथ बी या तो ये कर लो या तो ये अटेम्प्ट कर लो। तो बी का जो दूसरा ऑप्शन दिया वो देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज एन एलॉय, एलॉय कैसा मिक्सचर होता है, तो हमने पढ़ा है एलॉय क्या होता है, एलॉय दो मेटल, दो या दो से अधिक मेटल्स का या एक मेटल का दूसरे नॉन मेटल के साथ होमोजेनस मिक्सचर को एलॉय कहते हैं, है ना। ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, ये सब होमोजेनस मिक्सचर है। दो एक को पिघलाया, दूसरे को उसमें डाल दिया पिघला के, क्लियर। तो ये तो हो गई पहला पार्ट। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या पूछा था कि हाउ डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय कंपेयर विद दैट ऑफ प्योर मेटल। तो मेटल और उस मेटल के बहुत सारे मेटल से बनाए गए उसके एलॉय, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या कहोगे, किसकी ज्यादा किसकी कम। तो मेटल के कंपैरिजन में उस मेटल से बनाए गए एलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, ये आपको लिखना था। और ये एनसीईआरटी में खास तौर से दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। और आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने एक चीज और बता दी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। जैसे एक्स वाई दो मेटल हैं और इन दो मेटल से बना है एलॉय, एलॉय का नाम है बी, तो बी का मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से कम होगा, बी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इन दोनों मेटल से कम होगा। बात समझ में आई, यही कहना चाहता, क्लियर। तो इस तरीके से हमने इस जो एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस थे उसके साइंस के सारे क्वेश्चन हमने डन कर लिए। तो आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कौन से कंसेप्ट लगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 के साथ जरूर पढ़ें। इस एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो फिजिक्स के क्वेश्चन है उसका भी एक वीडियो जरूर आएगा, तो उसको भी जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।